नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो सीरीज शुरू किया था कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या होती हैं और कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में हमने कल समझा था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों डेवलप की गई। उसके पहले जब मशीन लेवल लैंग्वेज थी, असेंबली लेवल लैंग्वेज थी, और उसके बाद जब हाई लेवल लैंग्वेज आई तो सी लैंग्वेज के पहले किन लैंग्वेजेस में क्या क्या स्ट्रक्चर फॉलो होते थे, क्या क्या कमी थी उसकी, और जिन कमियों को सी प्रोग्रामिंग ने दूर किया। और उसके बाद हम लोग सी प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा हमने कल डिस्कस किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कंप्यूटर के सी प्रोग्राम को कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका कैसे क्या क्या डेटा टाइप्स उसमें यूज होते हैं, उसके प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे प्रोग्राम में क्या हेडर फाइल्स यूज होती हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज उस सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। जब आप तक ये पहुंचेगी तो इसमें डेटा टाइप और सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है, कैसे प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है, कैसे प्रोग्राम को कंपाइल किया जाएगा और कैसे प्रोग्राम को रन किया जाएगा। जिन्होंने ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं वो पहले कल वाली वीडियो देखेंगे, पुरानी वीडियो देखेंगे, पहली वीडियो इसका देखेंगे। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि क्यों सी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ी, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, और क्या हाई लेवल लैंग्वेज होती है। उन लैंग्वेजेस के अलावा आपको असेंबलर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इन सब के बारे में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो उस चीज़ को सब लोग एक बार देख लेंगे, और देखने के बाद इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में ये चीज़ आएगा। आज हम लोग कंप्यूटर की सी प्रोग्रामिंग में उसके डेटा टाइप्स को समझते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब देखिए, सी प्रोग्राम या सी प्लस प्लस प्रोग्राम या जावा प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, दीज आर हाईली टाइप्ड लैंग्वेज। हाईली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब यहाँ जो भी डेटा हम लोग यूज करेंगे, डेटा का मतलब जो भी रफ हेड्स यूज करेंगे, जो भी देखिए प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसको एज ए डेटा हम लोग समझेंगे, और डेटा को ही हम लोग क्या बोलेंगे कंप्यूटर के टर्म में, इंस्ट्रक्शन। तो कई सारे इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है उसी से क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो कभी हमें अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो इसका मतलब हमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखना आना चाहिए, प्रोग्राम डेवलपमेंट करना आना चाहिए। और प्रोग्राम कैसे बनते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो इंस्ट्रक्शन कैसे देना है कंप्यूटर को, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जैसे हम आपस में बात करते हैं वैसे कंप्यूटर से अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बाइनरी लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है, या हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लेवल लैंग्वेज जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए हमें असेंबलर का यूज करना पड़ता है, उस असेंबली लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे अगर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग यहाँ पे जब भी डेटा यूज करेंगे तो डेटा को यूज करने के पहले उसका टाइप हमें बताना है। जैसे हमें 2 नंबर को ऐड करना है सी प्रोग्राम में, या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, या जावा के प्रोग्राम में, तो उन नंबर्स को हमें ये बताना है कि ये जो नंबर्स हम 2 नंबर ऐड करेंगे उनका टाइप क्या है। वो इंटीजर वैल्यू है कि फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है कि डबल टाइप की वैल्यू है। जिस भी टाइप की वैल्यू है पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने के बाद ही किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग वर्क कर पाएंगे। डायरेक्टली हम लोग किसी वेरिएबल पे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टाइप बताना पड़ेगा, और उन्हीं टाइप का जो डेटा का टाइप रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप को यहाँ पे देखिए फिगर के थ्रू समझाया गया है, और इसको आप बना भी लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो डेटा टाइप्स इन सी, यहाँ पे डेटा टाइप को हम 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। कितने भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, प्रिमिटिव, दूसरा क्या है, डिराइव्ड, और तीसरा क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप। तो चाहे प्रिमिटिव डेटा टाइप बोला जाए और चाहे प्री डिफाइंड डेटा टाइप बोला जाए, इन दोनों का मतलब आप लोग सेम समझेंगे। और प्रिमिटिव का मतलब ही क्या है, ऐसे डेटा टाइप जो पहले से डिफाइन है, पहले से बने हुए हैं,
उन डेटा टाइप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन से हैं, जैसे इंट है, जब भी हमें इंटीजर नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर वो इंटीजर नंबर का मतलब पूर्णांक संख्या, जैसे हमने लिखा 22, तो 22 कैसा नंबर है, एक इंटीजर नंबर है। लेकिन अगर हमने लिखा 22.23, तो ये नंबर कैसा नंबर है, एक डेसिमल नंबर है, एक फ्लोटिंग टाइप का नंबर है। तो जब भी हम लोग को कोई भी इंटीजर नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवीजन करना है, कुछ भी उस पे काम परफॉर्म करना है, तो हम लोग उसके लिए डेटा टाइप यहाँ पे क्या लेंगे, इंट लेंगे। हमें इंटीजर नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन चीजों को आपको ध्यान देना है, ये सारे क्या है, कीवर्ड हैं, और ऐसे करके 32 कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्राम में, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग कंपाइलर में पहले से फिक्स है, उन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कीवर्ड्स बोलेंगे। तो इंट भी क्या है, एक कीवर्ड है, उसकी मीनिंग पहले से फिक्स है, इसकी मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे इंट की जगह कुछ और अगर हम लिख देंगे तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे इंटीजर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये याद रखना है आपको, इंट लिखना पड़ेगा। और ये कैसा डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। इंट के बाद नेक्स्ट क्या है, फ्लोट। फ्लोट का मतलब अगर हमें फ्लोटिंग टाइप के नंबर पे काम करना है, फ्लोट डेटा टाइप पे काम करना है, तो उसके लिए हम लोग फ्लोट लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, डबल। डबल का मतलब फ्लोट का ही ज्यादा हायर प्रिसीजन का जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, डबल लेते हैं, ठीक है। डबल का मतलब जैसे 10 पॉइंट के बाद कुछ एक फिक्स रेंज है, जिन फिक्स रेंज के लिए हम लोग फ्लोट या डबल लेते हैं। तो फिक्स रेंज कितना है, किस डेटा टाइप का कितना रेंज है, उसको और किसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे समझना है, प्रोग्राम का डेटा टाइप क्या है, वो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। तो इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, ऐसे ही। और अगर कैरेक्टर वैल्यू पे काम करना है तो उसके लिए हम लोग डेटा टाइप क्या ले लेंगे, कैर ले लेंगे। इसके अलावा लॉन्ग डेटा टाइप भी हम लोग ले सकते हैं। लॉन्ग डेटा टाइप जैसे इंटीजर है, तो एक थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल समझा दें, बाकी आप लोग इसको फिर से किसी और क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटीजर है, तो इंटीजर की जो रेंज है वो क्या है, 32,767 से लेकर के प्लस में 32,767 तक। इस नंबर के रेंज तक का वैल्यू कौन होल्ड करेगा, इंटीजर, ठीक। अगर इससे बाद जैसे कोई वैल्यू है 33,000 या कोई वैल्यू हमें 40,000 ऐड करनी है, तो उसके लिए हम लोग डेटा टाइप क्या लेंगे, लॉन्ग लेंगे या लॉन्ग इंट लेंगे, ठीक। ऐसे ही फ्लोट का भी पॉइंट के बाद कुछ नंबर रहेंगे, वहां तक के लिए फ्लोट काम करता है। और अगर ज्यादा बड़ा अगर वैल्यू आपकी है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डबल डेटा टाइप। और कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर डेटा टाइप कैरेक्टर वैल्यू पे काम करेगा। कैरेक्टर का वैल्यू का मतलब जैसे हमने लिया CXYZ, जो भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को अगर हमें यूज करना है तो कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा डेटा टाइप, कैर। कैरेक्टर नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, कैर लिखना है, ये चीज याद रखना है। ऐसे ही यहाँ पे फ्लोट लिखना है फ्लोटिंग टाइप के लिए। और इंटीजर वैल्यू, इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में सारे नंबर्स आएंगे, 0 से छोटे भी आएंगे और 0 से बड़े भी आएंगे, प्लस सिंबल्स के भी आएंगे नंबर्स, माइनस सिंबल के भी नंबर आएंगे। लेकिन डेसिमल वाली वैल्यू इंटीजर में नहीं आएगी, दशमलव वाली वैल्यू इंटीजर में नहीं आएगी। इंटीजर जैसे -5 भी एक इंटीजर वैल्यू है और +5 भी इंटीजर वैल्यू है, लेकिन 5.2 इंटीजर वैल्यू नहीं है। ये कैसी वैल्यू है, फ्लोट टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, अभी प्रोग्राम करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, प्रोग्राम हम लोग जब समझेंगे। तो पहला जो डेटा टाइप का हमने कैटेगराइज किया वो किस कैटेगरी में हमने रखा, प्रिमिटिव। और दूसरा कैटेगरी क्या है इसमें, डेराइव्ड। डेराइव्ड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से डेराइव किया जाता है। इसको नाम से ही याद रखना, कोई डेफिनेशन भूलना नहीं है, और इसको आपको ज्यादा बर्डन भी नहीं लेना कि कैसे याद होगा ये, ठीक। आपको देखेंगे एक दिन क्लास आपको करते करते ये सारी चीजें इतनी आसान लगेंगी आपको कि कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, सी प्रोग्रामिंग तो आप छोड़िए, सी प्रोग्रामिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए कि सी प्रोग्रामिंग आपको कितनी सिंपल लगेगी। सी प्रोग्रामिंग के अलावा आप कभी भी C++ लैंग्वेज सीखेंगे,
कभी भी जावा लैंग्वेज सीखेंगे, सी हैश लैंग्वेज सीखेंगे, तो आपको इतनी आसानी से समझ में आएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोग्राम कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक, चूंकि कई सारे स्टूडेंट शुरू में उनको दिक्कत होती है प्रोग्राम से, वो बहुत घबराते हैं, तो प्रोग्राम से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देते चलना है, जितनी चीज़ें क्लास में बताई जा रही हैं वो चीज़ों को आपको देखते जाना है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो फिर से उसको रिवर्स करके देख लेंगे, और अगर किसी को और दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लेंगे। ठीक, उसको आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो डेराइव्ड डेटा टाइप का नाम से ही केवल याद रखना है, ऐसे डेटा टाइप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप। अब इसका देखिए, इसमें क्या है, एरे है, फंक्शन है, पॉइंटर है। तो एरेस या फंक्शन या पॉइंटर अभी क्लास में इन सब का एक एक चैप्टर है। एरे का अलग चैप्टर है, फंक्शन का अलग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंटर्स का अलग चैप्टर पढ़ेंगे। तो इनको अभी बहुत ज्यादा हम लोग नहीं समझेंगे, और बहुत ज्यादा आपको आज बताएंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो एरे क्या होता है, या तो हम इंटीजर की हेल्प से बनाते हैं, या फ्लोट टाइप की वैल्यू का हेल्प से बनाते हैं, या कैरेक्टर वैल्यू की हेल्प से बनाते हैं। तो ऐसे डेटा टाइप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से बनते हैं उनको हम लोग किसमें कैटेगराइज करेंगे, डेराइव्ड डेटा टाइप। तो डेराइव्ड डेटा टाइप चाहे एरे हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे पॉइंटर हो, इन्हीं बेसिक डेटा टाइप, इसको हम लोग प्रिमिटिव बोल सकते हैं, प्री डिफाइंड बोल सकते हैं, या बेसिक डेटा टाइप। इन बेसिक डेटा टाइप की हेल्प से ही डेराइव्ड डेटा टाइप भी हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डेराइव्ड डेटा टाइप। और थर्ड टाइप का जो है उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कैसा डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड। यूजर खुद से जब डेटा टाइप डिफाइन करेगा तो उस डेटा टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यूनियन यूज करेंगे, और इन्यूमरेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन और इन्यूमरेशन। अब स्ट्रक्चर जब भी हम यूज करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट, ना कि स्ट्रक्चर। यहाँ पे चूंकि डेटा टाइप पढ़ रहे हैं तो इसके बताने के लिए हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया है स्ट्रक्चर। लेकिन आपको प्रोग्राम में क्या यूज करना है, जब भी स्ट्रक्चर डेटा टाइप यूज करना है आपको केवल लिखना है स्ट्रक्ट। ऐसे यूनियन जब भी यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, यूनियन। ऐसे इन्यूमरेशन, इसका नाम क्या है, इन्यूमरेशन। और इन्यूमरेशन के लिए आपको क्या यूज करना है, इनम। और स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इन्यूमरेशन क्या होता है, जब हम लोग इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, जब हमें एरे, फंक्शन और पॉइंटर ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तब अगला चैप्टर हम लोग स्ट्रक्चर, यूनियन और इन्यूमरेशन का पढ़ेंगे। तो अभी आपको इसके लिए नहीं परेशान होना है कि ये चीज सर ने अभी नहीं बताया है, ये चीज हमें अभी समझ में नहीं आया है। अभी केवल चूंकि अभी एक ओवरऑल आपको माइंड मैप के थ्रू बताना है कि ओवरऑल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्या क्या डेटा टाइप्स यूज होते हैं, इसलिए फिगर में भी हमने सारा दिखा दिया है। लेकिन अभी हम लोग कंसंट्रेशन किस पे करेंगे, केवल बेसिक डेटा टाइप पे, केवल प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से अभी प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। छोटे छोटे जब हमें प्रोग्राम बनाना आने लगेगा तो हम लोग और बड़े प्रोग्राम और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। तो अभी हमारा एम क्या है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाना, प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है, प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। ठीक है, और इन प्रोग्राम्स को रन करने के पहले आपको क्या चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको कंपाइलर चाहिए। तो जब भी आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो आप कंपाइलर यूज करते हो उस कंपाइलर का नाम क्या है, टर्बो सी। क्या यूज करेंगे आप लोग, टर्बो सी या बोलेंड सी भी यूज कर सकते हैं। तो टर्बो सी का कंपाइलर एक होना चाहिए आपके सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऐसे अगर कोई लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है तो उसके लिए जीसीसी कंपाइलर हम लोग यूज करते हैं। तो अभी आपको उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सबको किस पे करना है, सबको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही आप सी का कंपाइलर डाउनलोड करेंगे और प्रोग्राम को स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम को कैसे डेवलप करते हैं, उन चीज़ों को सीखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है, इन बेसिक डेटा टाइप्स का हमें यूज करना है। इन डेटा टाइप्स का अलग से चैप्टर है, एरे पहले पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे, फिर पॉइंटर पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे और इन्यूमरेशन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, बारी बारी से। लेकिन अभी उसके लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी सारी चीजें हम लोग किस पे करेंगे, अभी बेसिक डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इफ कंडीशन कैसे यूज करते हैं, इफ के साथ और नेस्टेड इफ कैसे यूज करते हैं, इफ एल्स इफ लैडर कैसे यूज करते हैं, इन सब पे जब हमारी कमांड हो जाएगी, लूपिंग पे हमारी कमांड हो जाएगी, तब हम लोग एरे, फंक्शन, इन सब चीज को यूज करेंगे। तो चूंकि अभी केवल डेटा टाइप समझना, इसलिए सारा स्ट्रक्चर में हमने दिखा दिया है।
लेकिन अभी इन सब चीज़ों को अभी नहीं डिस्कस करेंगे। अभी केवल बेसिक डेटा टाइप, चूंकि अभी हमें बिगिनिंग करना है, हमें प्रोग्राम में मास्टरी नहीं करना है। अभी हम लोग धीरे धीरे ऐसा लगेगा, ये प्रोग्राम आपको इतने सिंपल लगने लगेंगे कि आपको चाहे स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाना हो, चाहे यूनियन का प्रोग्राम बनाना हो, चाहे एरे का प्रोग्राम बनाना हो, आप आसानी से बनाने लगेंगे। तो अभी केवल हम लोग कंसंट्रेशन किस पे करेंगे, हम लोग अभी बेसिक डेटा टाइप पे कंसंट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाता है। देखिए प्रोग्राम कैसे डेवलप किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। तो प्रोग्राम डेवलप करने के पहले कुछ बेसिक हमें चीजों को समझना है, जिन बेसिक चीजों को हमें प्रोग्राम में हमेशा यूज करना है। अब देखिए बेसिक चीज कैसे यूज करना है। सबसे पहले प्रोग्राम को जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक हेडर फाइल हमें यूज करना है हमेशा, ठीक। क्यों यूज करना है अभी आपको बताते हैं। और उसके बाद हमें क्या यूज करना है, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, वाइड मेन फंक्शन। तो वाइड मेन हमने यूज किया। अब सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि एक प्रोग्राम सिंपल मैसेज को प्रिंट करें, हेलो सी एक प्रिंट करें। उसको प्रिंट करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हेलो सी प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे प्रिंटफ। अब देखिए इसी प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं और इस प्रोग्राम को के बेसिक को अगर हम लोग समझ जाएंगे तो और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हमें बनाना आने लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें हेडर फाइल कौन सी यूज करना है, इस फाइल को हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल। कौन सी फाइल, हेडर फाइल। कैसी फाइल है ये, हेडर फाइल है, ठीक। हेडर फाइल के अंदर जितने भी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं उन प्रोग्राम के जो भी फंक्शंस यूज करते हैं उन फंक्शन की फंक्शनलिटी डिफाइन होती है। तो फंक्शन की फंक्शनलिटी कहां डिफाइन होती है, इन हेडर फाइल्स के अंदर। इसलिए हमें प्रोग्राम में फंक्शंस को यूज करने के पहले हमें इन हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है। अगर हम लोग फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर लेंगे, फंक्शन के लिए हेडर टाइप यूज नहीं करेंगे, हेडर फाइल यूज नहीं करेंगे, तो प्रोग्राम आप जब भी कंपाइल करेंगे तो प्रोग्राम के कंपाइल टाइम पे एक एरर दिखाएगा। फंक्शन जो भी आपने यूज किया, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया हमने printf, तो प्रोग्राम में एरर आएगा printf शुड हैव ए प्रोटोटाइप। जो आपने printf फंक्शन यूज किया है उसका एक प्रोटोटाइप होना चाहिए, ऐसा करके एक एरर दिखाएगा आपको। और हमने कल ही समझा था कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है पेज वाइज। और दूसरी इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे इसमें एडिशनल फीचर क्या होता है, ये प्रोग्राम को कंपाइल तो करता ही है, इसके साथ साथ प्रोग्राम में अगर एरर है, किस वजह से एरर है, किस लाइन में एरर है, इन सब चीज को बताता है वो। तो कंपाइलर जब तक प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा तब तक प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूट करने का मतलब रन नहीं कर पाएंगे। तो प्रोग्राम को सबसे पहले आपको कंपाइल करना है, और कंपाइल करने के लिए यहाँ पे आपको कौन सी बटन यूज करना है कंपाइल करने के लिए। कंपाइल करने के लिए आपको क्या यूज करना है, अल्ट और प्लस F9। तो अल्ट बटन के साथ अगर F9 फंक्शन का 9th नंबर का की आप प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। और अगर रन करना है प्रोग्राम को तो रन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F9। प्लस का मतलब दो की जब हम लोग साथ में प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के टर्म में उसको प्लस बोलते हैं। जैसे अगर कंपाइल करना है तो हमें क्या यूज करना है, अल्ट बटन प्रेस करना है और F9 बटन, प्लस प्रेस नहीं करना है, ठीक। तो ये कंप्यूटर के स्टूडेंट आसानी से ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। हमें क्या प्रेस करना है, अल्ट बटन और उसके बाद F9 की।
ठीक, ऐसे ही जब भी प्रोग्राम को रन करना है तो कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल की और F9 की, दोनों की जब एक साथ आप प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो stdio का मतलब क्या है? std का मतलब होता है स्टैंडर्ड। क्या मतलब होता है इसका? स्टैंडर्ड। और आई और ओ का मतलब क्या है? आई का मतलब इनपुट और ओ का मतलब आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट ना लिख करके शॉर्ट में यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? आईओ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल। डॉट एच का मतलब क्या है? हेडर फाइल। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं तो उसके लिए हमें कमांड क्या देना पड़ता है? डॉट डीओसी। ठीक, सी का प्रोग्राम जब भी सेव करेंगे तो डॉट सी से सेव करेंगे। एक्सेल की फाइल सेव करते हैं तो डॉट एक्सएलएस। पीडीएफ की फाइल सेव करते हैं तो डॉट पीडीएफ। वैसे ही हेडर फाइल के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? डॉट एच। तो stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्या इसका मतलब है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ऐसे ही कोनियो डॉट एच, अगला क्या यूज करना है हमें? कोनियो डॉट एच। कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए हमें क्या यूज करना है? कोनियो डॉट एच। अब देखिए, और ये हैश इंक्लूड से क्या करेंगे? उसको अपने प्रोग्राम में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पे वाइड मेन। ठीक, तो यहाँ पे वाइड का मतलब क्या है? फंक्शन का रिटर्न टाइप है। फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो इसके लिए हमें रिटर्न टाइप क्या देना पड़ेगा? वाइड। और मेन यहाँ पे क्या है? फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम क्या है? मेन। ठीक है, तो फंक्शन कहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा? मेन फंक्शन से हमेशा। तो मेन फंक्शन हमेशा प्रोग्राम में रहेगा, एक ही मेन फंक्शन यूज करेंगे और विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमेशा मेन फंक्शन जरूर यूज करना है प्रोग्राम में, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद जब भी प्रोग्राम को हम डेवलप करेंगे तो सारा प्रोग्राम इस कर्ली ब्रेस ओपन से लेकर के कर्ली ब्रेस क्लोज के बीच में लिखना है। और जितने नंबर आप कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे उतने ही नंबर आप कर्ली ब्रेस हम लोग क्लोज करेंगे। अगर एक कर्ली ब्रेस हमने ओपन किया है तो एक ही कर्ली ब्रेस हम लोग क्लोज करेंगे। ये चीज आपको, सिंपल चीजें आपको याद रखनी है और प्रोग्राम के थ्रू आपको इतना फ्रेंडली हो जाएगा ये सारा चीज कि आप कभी ये सब गलती करेंगे ही नहीं। तो आपको अभी शुरू के प्रोग्राम में लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड चीज बता रहे हैं सर, ये बहुत हार्ड चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप एक दिन देखेंगे प्रोग्राम करते करते आपको इतना आसान लगेगा ये कि आपको कभी इस चीज की दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन चीजों को आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी बातें बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनते जाइए। और अगर किसी को कोई चीज नहीं छूट क्या रहा है, फिर से रिवर्स करके फिर से उसको सुन लेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बातें हम आपको बोल रहे हैं, जितनी बातें बताई जा रही हैं उसको आप बातें को नोट करते जाएंगे, उसको आपको सुनते जाना है, आप उसको माइंड बैठाते जाएंगे तो कभी भी प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोग्रामिंग से बिल्कुल डरना नहीं है, आपको बहुत ही आसान लगेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेस हमने ओपन कितना किया है? एक कर्ली ब्रेस, तो एक कर्ली ब्रेस क्लोज भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम को हमें आउटपुट देखना है, प्रोग्राम में हमें कुछ प्रिंट करना है, कुछ डिस्प्ले करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? प्रिंट एफ। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? प्रिंट, PRINT और एफ। तो जैसे प्रिंटर कैसी डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। और स्कैनर कैसी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस होती है। तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, प्लॉटर है, ठीक है, स्पीकर है, ये सारी कैसी डिवाइसेस होती हैं? आउटपुट डिवाइस। तो उसी से आपको माइंड में रखना है कि प्रिंट एफ भी आउटपुट के लिए फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? आउटपुट फंक्शन। कैसा फंक्शन है? आउटपुट फंक्शन। तो अगर हमें कुछ भी आउटपुट देखना है स्क्रीन पे तो उसके लिए हम लोग फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? प्रिंट एफ। और जब भी फंक्शन के अंदर कोई भी मैसेज हमें लिखना है, कोई भी स्ट्रिंग लिखना है, तो स्ट्रिंग के लिए हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कामा हमें यूज करना है, उस डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही हमें क्या प्रिंट करना है? कोई भी मैसेज प्रिंट करना है। इतनी बात सबको समझ में आई? जब इतना प्रोग्राम आप बना लेंगे, बनाने के बाद कंपाइल करना है कैसे? अल्ट के साथ F9 बटन प्रेस करना है। और रन कैसे करना है प्रोग्राम? कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करना है। इतना जब आप काम करेंगे, करने के बाद जब भी प्रोग्राम कंपाइल होकर रन होगा
तो देखिए यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन आपकी रुकेगी नहीं, आउटपुट आपको आएगा तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम का आउटपुट हमें नहीं दिखेगा। तो उस आउटपुट स्क्रीन को रोक करके रखने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम है getch। कौन सा फंक्शन हम लोग यूज करेंगे? getch। getch फंक्शन जब तक यूज नहीं करेंगे तब प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं दिखाएगा, लेकिन प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, लेकिन वो आउटपुट आपकी स्क्रीन रुकेगी नहीं। फिर से आपकी जहां पे एडिट करते हैं, जहां प्रोग्राम लिखते हैं, ब्लू कलर वाली स्क्रीन, वही स्क्रीन आपको दिखने लगेगी, आउटपुट स्क्रीन आपको नहीं दिखेगी। तो आउटपुट स्क्रीन को रोक करके रखने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन यूज करेंगे उस फंक्शन का नाम क्या है? getch। तो getch फंक्शन की फंक्शनलिटी किसके अंदर डिफाइन है? conio.h के अंदर। और प्रिंटफ फंक्शन या स्कैनफ फंक्शन, इन सब फंक्शन के इनपुट से रिलेटेड या आउटपुट से रिलेटेड जो फंक्शन है उनकी फंक्शनलिटी कहाँ डिफाइन है? stdio.h के अंदर। तो यहाँ पे getch फंक्शन यूज करेंगे तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? conio.h हेडर फाइल। अगर आप getch फंक्शन डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, conio.h हेडर फाइल यूज नहीं कर रहे हैं, तो कंपाइल टाइम पे एरर देगा। क्या एरर देगा? फंक्शन getch शुड हैव ए प्रोटोटाइप। जो फंक्शन आपने getch यूज किया है उसका एक प्रोटोटाइप होना जरूरी है। तो इन सब चीजों को आपको इतना एरर सारी याद हो जाएंगी, आपको इतना सिंपल लगने लगेगा कि आप कंपाइलर से पहले खुद बता देंगे किस टाइप की एरर आ रही है और किस वजह से एरर आ रही है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगा है कि आपको ये चीजें हम कैसे बता रहे हैं कि इस वजह से ये एरर आएगी। जब आप भी इतना प्रैक्टिस करने लगेंगे, आप प्रोग्राम करने लगेंगे, तो आपको भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एरर आएगी तो उससे परेशान नहीं होना है। एरर आएगी इसका मतलब आप नई नई चीजों को सीखेंगे, आप देखेंगे किस वजह से एरर आ रही है और उस चीज को आप रिमूव करेंगे। तो आपको एक फ्रेमवर्क, आपके माइंड में एक फ्रेम बन जाएगा, आपका एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि किस वजह से एरर आ रही है और उस एरर को हम कैसे रिमूव कर रहे हैं। जब आपको रिमूव करेंगे एरर, तो आपको नई नई चीजें पता चलने लगेंगी और आपको बड़ा आसान लगेगा। अच्छा, जब भी आप प्रोग्राम को आप जितनी बार भी रन करोगे उतनी बार वो हेलो सी प्रिंट करेगा। जैसे आपने 5 बार प्रोग्राम को कंट्रोल F9 प्रेस कर दिया तो 5 बार क्या प्रिंट करके दिखाएगा? हेलो सी प्रिंट करके दिखाएगा। आप चाहते हैं कि जो पुराना चीज है वो हमें ना दिखे, पुरानी स्क्रीन हमें ना दिखे, केवल लास्ट वाला आउटपुट ही हमें दिखे। तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, CLR। क्या यूज करना है? CLR क्लियर। क्लियर में पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है, क्लियर की स्पेलिंग में हमें क्या लिखना है? CLR। और स्क्रीन के स्पेलिंग में हमें क्या लिखना है? SCR। और CLR SCR एक फंक्शन है और फंक्शन की पहचान क्या है? सिंपल सा याद रखना है, कुछ आपको रटना नहीं है। जब भी प्रोग्राम में फंक्शन यूज करेंगे तो पैरेंथेसिस लगा रहेगा। तो CLR SCR भी एक फंक्शन है। प्रिंटफ के साथ देखिए ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है, छोटा वाला ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो, getch के साथ भी लगा हुआ है। तो जितने भी फंक्शन होते हैं उनकी पहचान क्या है? पैरेंथेसिस लगा रहेगा। तो मेन भी क्या है? एक फंक्शन है। मेन क्या है? एक फंक्शन है। यहाँ पे मेन क्या है? एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इसके साथ पैरेंथेसिस लगा है। अब इसके अंदर कुछ भी आर्गुमेंट नहीं है, इसके बारे में और अभी आपकी क्लास जब बीत जाएंगी तो आपको और समझाएंगे और हम लोग समझेंगे सारी चीजें। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और भी आगे अब प्रोग्राम हम लोग समझते हैं, 2 नंबर को ऐड कैसे करना, उन सब के प्रोग्राम, इन्हीं 2-3 बेसिक प्रोग्राम के बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, आगे और क्लास में और छोटी छोटी चीज, जिससे आप लोग जितना भी एक दिन में पढ़ाया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं जिन बातों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितना भी प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे, जितनी भी लाइन लिखेंगे, उन लाइन के बाद हमेशा सेमीकोलन लगाना है। इसको हम लोग, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन का हमेशा यूज करना है। सेमीकोलन का मतलब वो लाइन वहीं टर्मिनेट हो गई, वहीं खत्म हो गई। तो हमेशा जब भी हम लोग कोई लाइन पूरी करेंगे तो हर एक लाइन के बाद हमें क्या यूज करना है? सेमीकोलन। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सी लैंग्वेज इज ए फ्री फॉर्म लैंग्वेज। फ्री फॉर्म लैंग्वेज का मतलब पूरा प्रोग्राम जो हमने लिखा है डिफरेंट लाइंस में, उसको आप केवल एक ही लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे करने से हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी। हमें प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे समझ में आए, वो विजिबिलिटी अच्छी रहे, क्लैरिटी बनी रहे, इसलिए प्रोग्राम को अलग स्टेप को, अलग स्टेटमेंट को हम लोग अलग अलग लाइन में लिखते हैं।
लेकिन अगर पूरे प्रोग्राम को एक लाइन में लिखना चाहें तो हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ऐसे गलत नहीं आएगा। प्रोग्राम आप सही लिखेंगे तो प्रोग्राम का आउटपुट आपका हमेशा सही देगा, लेकिन आपको उस तरह से प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है। आपको अलग अलग लाइन ही यूज करना है जिससे प्रोग्राम की क्लैरिटी बनी रहे, प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी रहे, आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। ठीक, तो इतनी चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया था हमने, बाकी स्टेटमेंट जो थे उसमें सब में हमने क्या लगाया है, सब में हमने सेमीकोलन लगाया है, सब में हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है, लेकिन मेन के बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था। तो मेन के बाद आपको ध्यान रखना है हमेशा मेन फंक्शन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाना है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे, जितनी भी लाइन लिखेंगे, उन सब के बाद हमें सेमीकोलन यूज करना है, मेन के बाद यूज नहीं करना है, क्योंकि मेन को ही अगर आप बंद कर देंगे तो मेन के अंदर के जितने लाइन आप कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब मेन का स्कोप कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, ये कर्ली ब्रेस ओपन से लेकर के कर्ली ब्रेस क्लोज तक। इसके बीच में जो भी चीज लिखेंगे वो एज ए मेन फंक्शन वो ट्रीट होगा, तो उसके अंदर ही पूरा प्रोग्राम हमें लिखना है। इतनी बात सबको समझ में आई? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, या जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं आपको क्लास में आके पूछ लेना है। ठीक, अब हम लोग और भी प्रोग्राम समझते हैं। अब प्रोग्राम में 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम हम लोग समझते हैं। एकदम सिंपल प्रोग्राम पहले सीखेंगे, और सिंपल प्रोग्राम से आपकी जब अंडरस्टैंडिंग एक बार हो जाएगी तो आपको हार्ड प्रोग्राम भी समझ में आने लगेंगे। तो पहले हम लोग सिंपल प्रोग्राम सीखेंगे। अब देखिए 2 नंबर को ऐड करना हम लोग सीखेंगे, और 2 नंबर को ऐड करने के लिए डेटा टाइप हम लोग इंटीजर टाइप समझते हैं पहले। ठीक, तो यहां पे इंटीजर a, b और सम। वेरिएबल हमने कहा कितना लिया है, एक वेरिएबल हमने लिया है a, दूसरा वेरिएबल हमने लिया है b, और तीसरा वेरिएबल हमने लिया है सम। 3 वेरिएबल। नंबर हमें कितना ऐड करना है, 2। वेरिएबल हमने कितना लिया है, 3। एक ज्यादा लेंगे जिसमें हम लोग उसकी जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को होल्ड करके रखेंगे, रिजल्ट को स्टोर करके रखेंगे। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिसकी वैल्यू वेरी करे। जो वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, वेरी करती रहती है। और वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल जब भी प्रोग्राम में हम लोग यूज करेंगे तो वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमें किसी वेरिएबल का नाम रखना है सम इवन नंबर को अगर हम सम करना चाहते हैं तो ये वेरिएबल के बीच में एक वाइट स्पेस हमने छोड़ दिया, तो ये वेरिएबल वैलिड वेरिएबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो अंडरस्कोर यूज करिए या तो इसको सब एक साथ लिखिए। पहला रूल, वेरिएबल का पहला रूल क्या है, वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं रखना है आपको, और वेरिएबल का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से भी यूज करना है। आपको प्रोग्राम में आदत बनानी है कि सारी चीजें स्मॉल लेटर में यूज करनी है। ठीक, ऐसा रूल नहीं है। अगर आप कैपिटल लेटर भी यूज करेंगे तो भी वेरिएबल चल जाएगा, लेकिन आपको वो आदत अभी बना के नहीं चलनी है, क्योंकि अभी आपको जावा लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको वही आदत बनी रहेगी। तो अभी से उसको आदत को अभी से आपको याद रखना है कि जब भी वेरिएबल्स यूज करेंगे आप लोग तो स्मॉल लेटर में यूज करेंगे। बेसिक बातें जितनी बताई जा रहे हैं उसको आप कंसंट्रेट करिए, उस चीजों को समझते जाइए। तो पहला वेरिएबल का रूल क्या है, वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं देना है। दूसरा, वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे हमने वेरिएबल का नाम रखा a1 तो ये वैलिड है, लेकिन हमने 1a रख दिया तो ये इनवैलिड है। दूसरी बात क्या समझना है आपको, वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं देना है, पूरा वेरिएबल एक साथ रखना है। वेरिएबल में पहला कैरेक्टर हमेशा कैरेक्टर से शुरू करना है, बाद में नंबर यूज कर सकते हैं, पहला नंबर से यूज नहीं करना। ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा, वेरिएबल का नाम जितना छोटा हो उतना अच्छा है, और जितना मीनिंगफुल हो उतना अच्छा है। तो वेरिएबल का नाम छोटा होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे अगर 2 नंबर को समेशन करना है, हमें जोड़ना है, तो वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा, सम। और सम क्या है, छोटा वेरिएबल। समेशन भी रखते हैं हम लोग तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उस वेरिएबल को फिर हर जगह हमें वही चीज यूज करना है। और हर जगह जब आप वही चीज यूज करते हो तो अलग, अगर बड़ी स्पेलिंग रहेगी तो आप छोटे अभी प्रोग्रामर हैं, आप प्रोग्राम की शुरुआत में हैं, तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
ठीक, तो वेरिएबल का नाम जितना छोटा रहे और जितना मीनिंगफुल रहे उतना आपके लिए बढ़िया है। ठीक, अब देखिए, अब हम ए और बी की वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया। तो ए की वैल्यू हमने दे दिया 10 और बी की वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया 20। तो ए की वैल्यू हमने डिफाइन किया 10, ए की वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दिया। अभी यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया, अब हमने वैल्यू असाइन कर दिया। तो ए की वैल्यू हमने कितना दिया असाइन 10 और बी की वैल्यू हमने कितना असाइन कर दिया 20। अब हमने सम इक्वल टू फार्मूला क्या लगा, सम इक्वल टू ए प्लस बी। सम इक्वल टू हमने क्या लिखा ए प्लस बी। ठीक, तो a प्लस बी का वैल्यू ऐड होगा और ऐड होके किसके पास असाइन हो जाएगा, सम के पास। तो यहाँ पे ये कैसे काम करता है, राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो ऐड होके किसको असाइन हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को। तो ये काम कैसे करेगा, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके वो किसको असाइन कर देगा, सम को। अब हम चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पे सम की वैल्यू प्रिंट हो। जो सम की वैल्यू आए, सम की वैल्यू कितनी आएगी आप बताइए, 10 और 20 जब ऐड होगा तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो वही हमारा आउटपुट में जब हम कंट्रोल F9 करें, प्रोग्राम को रन कराएं, तो वही वैल्यू हमें दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिंटर। आउटपुट के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, प्रिंटर। अब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, चूंकि सम किस टाइप का डेटा है, इसका डेटा टाइप क्या, इंटीजर। तो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है, तो इसके लिए हमें यूज करना है इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंटाइल डी। क्या यूज करना है इंटीजर के लिए, परसेंटाइल आई या परसेंटाइल डी। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग परसेंटाइल डी ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे परसेंटाइल डी हमने किया। अब इसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए कॉमा करके हम किसको लिखेंगे, सम को लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया, गेट ch आप यूज कर लीजिएगा, जिससे आउटपुट स्क्रीन आपके रुक जाए। तो ये दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है। इसमें ए की वैल्यू हमने 10 असाइन कर दिया, बी की वैल्यू हमने 20 असाइन कर दिया। फार्मूला क्या लगा, सम इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू ऐड होगी, सम को असाइन होगी। इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। और अब हमें वैल्यू प्रिंट करनी है सम की, ना कि हमें मैसेज प्रिंट करना है। जब मैसेज प्रिंट करना है तो डबल कोट्स में उस मैसेज को देना है, और अगर वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग के साथ हमें देना है। तो यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे अब सम को हमने डबल कोट्स में नहीं रखा है, अब सम को हमने डायरेक्टली परसेंटाइल डी के साथ प्रिंट कर दिया है। तो अब जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे, प्रोग्राम आपका जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा, 10 और 20 ऐड होके कितना आना चाहिए, 30। तो आपका आउटपुट कितना आएगा, 30 आएगा। हम चाहते हैं कि जब आउटपुट आए तो आउटपुट में लिखा आए सम इज इक्वल टू 30। क्या लिखा है, सम इज इक्वल टू 30, ऐसा लिखा है आउटपुट में। ठीक, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। हमें इस लाइन में थोड़ा सा चेंज करना है, और यहाँ पे लाइन में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सम इज इक्वल टू, फिर परसेंटाइल डी लिखना है और कॉमा सम को प्रिंट करना है। सेमी कॉलन जरूरी है हर लाइन में। देखिए सेमी कॉलन हमने लगाया है, जितनी भी लाइन हमने लिखा है हर लाइन के बाद टर्मिनेटिंग सेमी कॉलन जरूरी है, मेन के बाद सेमी कॉलन जरूरी नहीं है। अब इन दोनों प्रोग्राम को आपको रन करना है, इन दोनों प्रोग्राम को कंपाइल करना है। ठीक है, आगे कौन सा ऑपरेटर ये है, ये कौन सा ऑपरेटर है, और कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, उन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो रोज आपको वीडियो मिलती जाएगी। ठीक, चैनल से जब आप जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको नई नई चीजें रोज पढ़ने को मिलेंगी। ठीक, और किसी कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो फिर से उसको रिवाइंड करके फिर से रिवर्स करके वो देख लेगा। तो प्रोग्राम को जितनी बातें बताई जा रही हैं क्लास में, उन बातों को आसानी से समझना है। प्रोग्राम आपको सारा कुछ बता दिया गया है, इन चीज़ों को आपको समझ लेना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर किसी के पास मान लीजिए सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो वो मोबाइल फ़ोन पे भी प्रोग्राम को बना सकता है। आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद C++ या C का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे प्रोग्राम आप बना के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक, और जिसके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर पे ही प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जितनी भी पुरानी वीडियो हमने शुरुआत किया था, जितनी भी पुरानी वीडियो डाला था हमने, उसको आपने बहुत ही ज़्यादा लाइक किया है। ठीक, आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उसी तरह
इन वीडियो को और आगे पूरा आपको सीरीज या वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, सब लोग उसको लाइक करेंगे, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे। ठीक, वो कमेंट बॉक्स में जब आप जाएंगे तो हम कमेंट पढ़ते हैं, उस कमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को आपको जहां भी देख रहे हैं, अब YouTube पे अपलोड हो जाएगी, तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी इसमें दिक्कत है प्रोग्राम को समझने में, आज चूंकि केवल डेटा टाइप हम लोग समझे और छोटा सा एक प्रोग्राम बनाना सीखे हैं। ठीक, आज थोड़ा सा एक दो दिन आपको शुरू का थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन आप विश्वास मानिए कि जब आप पढ़ने लगेंगे, रेगुलर क्लास लेने लगेंगे, तो आपको इतना सिंपल लगेगा प्रोग्रामिंग कि प्रोग्रामिंग से सिंपल आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। और आपको ये भी विश्वास हम दिला दें कि आप सी प्रोग्रामिंग तो छोड़िए, आप C++, जावा, जब भी कोई प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो आपको इतनी ही आसान लगेगी जितनी सी प्रोग्रामिंग। बस उसके सिंटैक्स को आपको याद करना है। जैसे आप जावा प्रोग्रामिंग में करेंगे तो उसको कंपाइल कैसे करना है, उसको रन कैसे करना है, वो चीज़ अलग है। उसका सिंटैक्स कैसे यूज करना है, उसमें क्लास, इन्यूमरेशन, इन सब का यूज करना है, तो वो थोड़ा सा बदलेगा, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और आपको इतना आसान लगेगा जावा प्रोग्रामिंग या C# प्रोग्रामिंग या C++ प्रोग्रामिंग कि आपको लगेगा ही नहीं कि प्रोग्रामिंग इतना हार्ड सब्जेक्ट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट शुरू में आते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि सॉफ्टवेयर क्या है होता है, प्रोग्राम हम क्यों बना रहे हैं। ठीक, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बनाना है, इसका मतलब हमें प्रोग्राम बनाना आना चाहिए, और प्रोग्राम हमें लिखना है तो कंप्यूटर में कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको सबको हमें लिखना आना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग सीखते जाएंगे और आपको बहुत ही आसान लगेगी। जब भी आप लोग वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। क्यों? क्योंकि शुरू में ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत हार्ड लगती है, और सी प्रोग्रामिंग के बाद जब आप डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज पढ़ते हैं, जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी भी हम लोग पढ़ते हैं, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर ही बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसके प्रोग्राम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें ट्री के प्रोग्राम, स्टैक के प्रोग्राम, क्यू के प्रोग्राम बनते हैं, तो अपने आप में थोड़ा सा कठिन होता है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग बेसिक आपको नहीं आती तो आपको डेटा स्ट्रक्चर भी समझ में नहीं आता आसानी से, और अगर आपको प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग आ गई तो डेटा स्ट्रक्चर और आगे की लैंग्वेजेस आपको बहुत ही आसान लगेंगी। तो सब लोग चैनल को शेयर कर देंगे, सब लोग चैनल को कंपाइल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, उसको लाइक करेंगे जैसा कि आपने पहले से प्यार दिया है, जैसा कि आपने पहले सब्सक्राइब किया है, और भी लोगों को जोड़िए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, सभी स्टूडेंट इससे जुड़ जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू क्लास।